हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अनुप्रिया जी आपसे। उपयोग वायुसेना कर सकती है। ठीक है मनीष जी, ठीक है। अनुप्रिया जी, आप 1 सितंबर से 5 सितंबर तक पोल खोल अभियान चला रहे हैं, लेकिन पोल खोलेंगे किसकी? बीजेपी तो कह रही है कि भाई हमारे समर्थन से ही तो आप बिहार में जातिगत जनगणना कर पाए हो। पूजा जी, इसी बात को समझनी है बिहार की जनता को और देश की जनता को। यह एक बार तो कहते हैं कि हम साथ में थे, और हम मानते भी हैं कि जब जाति गणना की बात हो रही थी, जब ये हमारे साथ सरकार में थे, कि इन्होंने एक डेलीगेट गए भी थे केंद्र की सरकार के, और केंद्र की सरकार से हमारी मांग थी कि जब आपके आधारित क्षेत्र में है कि आप जनगणना कराइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड काल होने के कारण हम नहीं करा पाए। जबकि विश्व में 80 देशों ने कराया, और जिनको हम कमजोर मानते हैं वैसे देशों ने भी अपने यहाँ जनगणना कराई। आपने वहां हाथ खड़ा किया। जब राज्य सरकार ने अपने तरीके से, जब देश राज्य में जाति गणना की बात करती है तो विपक्ष कहती है हम साथ में हैं। लेकिन समझना यह है पूजा जी, सर्वप्रथम जब ये पटना हाई कोर्ट में याचककर्ता के रूप में जाते हैं, और ये जाता कौन है, ये बात ही देश को जानना है। ये एक संस्था है यूथ फॉर इक्वलिटी, और यूथ फॉर इक्वलिटी जो संस्था है, यह आरक्षण 10% आरक्षण का भी विरोध करती है, और 27% जो आरक्षण है ओबीसी, उसका भी विरोध करती है। इसमें याचककर्ता कौन है? माखन लाल। तीसरे याचककर्ता कौन है? संगीत रागी, जिनको यदा कदा हमने कई ऐसे डिबेट चैनल्स पे भी देखा है जो जिनका संबंध आरएसएस और बीजेपी से है। तब ये कहते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, जबकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पे ये देखने को मिलता है। अब जब पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, केंद्र राज्य सरकार करा सकती है, तब ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए, जो बीजेपी का असली चेहरा है, जो सॉलिसिटर जनरल के रूप में, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं, इनकी मंशा यह है कि कभी भी बिहार की वस्तु स्थिति, जो ऐसे जो जाति या जनजाति है, जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है, इनके बारे में जानकारी नहीं हो। क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही जाति जनगणना होगी, कि इनका जो एजेंडा रहा, कि जिन्होंने कहा कि हम आरक्षण दिया है, इन्होंने रोजगार दिया है, इसकी पोल खुल के सामने आएगी कि आखिर कितने लोग इनके लाभार्थी हुए हैं। हमारे जो महत्वाकांक्षा है, हम राजनीतिक दल होने के साथ साथ हम सरकार में हैं, और हमारे दायित्व बनता है कि हम समझे कि राज्य में अभी भी जो जाति पिछड़ चुकी है, जिनको अभी भी विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें जोड़ पाए। हम आरक्षण की नई प्रावधान हम तैयार कर पाए, क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था पूजा जी कि 2008 में जो स्वर्ण जाति के लोग आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 3% आरक्षण हमने दिया, और इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने 10% आरक्षण की बात की। लेकिन उसी का विरोध करती है यूथ फॉर इक्वलिटी, और यूथ फॉर इक्वलिटी बिहार में भी ये आती है याचककर्ता के रूप में। तो बीजेपी को यह बताना होगा कि असली में इनका एजेंडा क्या है। ये जानते हैं कि जवाब दे लेती हूँ। धनंजय जी, आखिर क्या एजेंडा क्या है बीजेपी का? पहले छुप छुप कर, और अब सामने आकर आप कोर्ट में कह रहे हैं, अब अपना जवाब भी आप दाखिल करने जा रहे हैं। क्या एजेंडा क्या है बीजेपी का, पूछ रहा है विपक्ष। देखिए, बीजेपी का एजेंडा बहुत क्लियर है, और 1952 से क्लियर है। नीतीश कुमार की पार्टी के जन्म लेने के पहले से क्लियर है। और ये पोल किसकी खोलेंगे? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि नीतीशवा के पेट में दांत है और हमको उसका लोकेशन पता है, तो शायद यही पोल खोलेंगे, शायद उसी की लोकेशन बताएंगे। और नीतीश की नियत से वफा चाहते हो, बड़े ना समझो ये क्या चाहते हो। नीतीश कुमार ने बिहार का जो नाश किया है, अगर उसी पर जवाब दे दें, आज बिहार बम बारूद के गोले पर बैठा हुआ बिहार, बिलखता बिहार, बेरंग बेनूर बिहार, और बिहार में जो लाचार और विचार व्यवस्था है, उसके कारण बिहार लाचार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के पूरे जीवन की क्या है? काटो बांटो, इधर से उधर, जिनके सहयोगी उनको अल्टू पल्टू कहते हो। नीतीश कुमार के विपक्ष तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, समाज उससे परिभाषित हो, ताकि जो सरकारी और जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनका लाभ जरूरत जो तबका है उसको मिले। ये विपक्ष कह रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर सड़कें बन रही है तो किसी की जाति और धर्म पूछ के बन रहा है। हम तो इसके पक्ष में है, और पक्ष में ने लिख करके दिया है। हम ज्यादा विधायक, ज्यादा सांसद, ज्यादा मंत्री, 2 मुख्यमंत्री ने लिख के दिया, लेकिन नीतीश के चिंतन और चरित्र में सिर्फ चालबाजी है। नीतीश के चिंतन और चरित्र में कोई समाज का उत्थान नहीं है। चालबाजी करना नीतीश की असलियत है, और इस चालबाजी को जनता जान गई है, और नीतीश के चिंतन से चित्कार ही पैदा हो रहा है। अनुमाचार्य, जवाब दीजिए। हो रहा है,
क्या उसकी समाज चित्कार को का आप रोकने के विभाजित लिए। करने की रणनीति अपना रहा है? सिर्फ सत्ता प्राप्ति है, एक यही सामाजिक न्याय मकसद है अपना विपक्ष और का? सबका माल अपना, यही है इनका तारा। पूजा जी, हम सब ने बात की कि कौन सा सामाजिक वर्ग मुख्य धारा से बाहर है, हमें वास्तविक स्थिति पता लगाना है, जिससे इससे उपजा असंतोष किसी तरह की हिंसा तक न पहुंचे या किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट रुक तक जाइए न पहुंचे। धनंजय जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, धनंजय जी। लेकिन शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, हम जब देश केंद्रित बात कर रहे हैं, वो लगातार एक महामानव केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, मोदी जी महामानव है, मोदी जी ईश्वर है, मोदी जी फलाने हैं, मोदी जी ढिमकाने, मुद्दा छोड़ के उन्होंने सारी बातें की। और एक व्यक्ति को जिसकी इतनी कुंठा है कि हर चैनल पे वो दिखे, हर पे उसकी बात हो, उसके जो लोग हैं प्रवक्ता, जब तक वो किसी दूसरी पार्टियों को गालियां नहीं देते और नरेंद्र मोदी जी को भगवान की जगह नहीं बिठाते, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होता। तो किसी दूसरे के प्रमोशन होने की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है। यहां हम मुद्दा कर रहे हैं जातिगत जो जनगणना है उसके ऊपर, और उसका कारण सभी को मालूम है। क्यों सार्वजनिक नहीं हुई वो भी मालूम है, और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों सार्वजनिक नहीं किया वो अब सॉलिसिटर जनरल को देख के दिख रहा है। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि सबका बराबरी से विकास हो, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सामाजिक समता के ऊपर आधारित है, वहां पर हम देख रहे हैं कि केवल नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। और कहते हैं कि 1952 से ये इसके पक्ष में, भाई आपकी तो पार्टी 1980 में बनी थी। कुछ बोलने के पहले हमेशा सोचकर बोलना चाहिए। और दिन भर अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें करेंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो अपनी छवि थी वो धूमिल हो चुकी है अच्छी तरह से उसमें। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है ना, इस बीच सवाल ये भी है मनीष जी, जहां पर पूरा विपक्ष अब तक कह रहा था कि हम मुद्दों से लड़ेंगे, हम मुद्दों के आगे बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। बात वो बेरोजगारी की कर रहे थे, वो गरीबी की कर रहे थे, वो महंगाई की कर रहे थे। यानी एक बार फिर से हम जब जातिगत आधारित जनगणना पर आ जाते हैं तो एक बार फिर से वही वोट बैंक की राजनीति ही चल रही है ना। यानी 2024 इन्हीं पर चलेगा। देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मैं इसका सम्मान करता हूं। जाति आधारित जो जनगणना है यह मुद्दा नहीं है, यह हमारा निर्णय है। हम इंडिया जो गठबंधन है वो जैसे ही 2024 में सरकार बनाएगी, जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं करेगी, हम तो इसके आगे निकल चुके हैं। और हिंसा हम इनसे ना उम्मीद रखते हैं ना इनसे अपेक्षा रखते हैं। इनसे तो लाख गुना बेहतर अंग्रेज थे जिन्होंने 1872 से लेकर के 1931 तक जाति जनगणना कराई और इन रिपोर्टों को जारी किया। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इतना घृणित और इतना कलंकित है कि भारतीय जनता पार्टी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जो शैक्षिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, नौकरियों का सवाल है, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से ये मानते हैं कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे हम सामाजिक न्याय नहीं कर सकते। नौकरियों का जिस तरह से आरक्षण का भोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम इससे वक्त थोड़ा सा कम है मनीष जी या अनुप्रिया जी। पूजा जी, धनंजय गिरि जी यहाँ महामंडन कर रहे थे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का। अंत ये बताना चाहिए कि जो आप महामंडन करें उससे कितने ओबीसी के लोगों को नौकरी मिल गई है, कितनी महिलाएं सुरक्षित है। देश की जनता यह कह रही है कि हमें भाषण नहीं राशन दो, हमें आपकी मन की बात नहीं काम की बात करो। लेकिन ये कभी भी काम की बात नहीं कर रही है। और जहां इनकी जो दोहरी चरित्र है ये देश की जनता और बिहार की जनता ने देख लिया है कि कैसे ये जाति जनगणना के खिलाफ है और नहीं चाहते हैं कि वह जाति जो अभी भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई है उसकी प्रगति हो या उनके परिवार के लोग नौकरी में हो, क्योंकि ये नौकरी के खिलाफ है। ठीक है, मैं एक बार अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रभाकर, तमाम बयानों को सुनते हुए अब क्या आप कहना चाहेंगे? क्या वाकई ये एक सत्ता प्राप्ति के लिए ही किया जा रहा कि जाति जनगणना ये मुद्दा सिर्फ छेड़ा गया है? क्या वाकई ये पानी में चांद दिखाने के बराबर ही इसको माना जाएगा, या वाकई अगर ऐसा होता है और कोर्ट का जो भी फैसला आता है अगर उसमें कुछ किसके भी पक्ष या विपक्ष में फैसला आए तो इस बार हमें कुछ प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आएगा, जिसका जो दावा है तमाम क्षेत्रीय दल और विपक्षी दल कर रहे हैं? देखिए पूजा, एक बात तो यह है कि 2024 के मतगणना में इस जनगणना मुद्दे का असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर अनुपमा आचार्य ने जो बात कही थी उसमें मैं एक थोड़ा सा कि अगर जनगणना अधिनियम 1948 ये कहता है कि केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है, और जैसा उन्होंने कहा
कि इसीलिए चूंकि उस अधिनियम में लिखा हुआ है कि उसको अगर कोई राज्य सरकार उसको कोई राज्य सरकार कराती है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात मैं बता रहा हूँ, एक तकनीकी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और उस समय ये कहा गया था कि 2011 के उस आंकड़े को सार्वजनिक किया जाए, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उस आंकड़ों में तमाम विसंगतियां थी, इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मतलब ये कि ऐसा नहीं हुआ, राज्य सरकार ने इसके पहले भी जनगणना कराई है, सर्वे कराई है, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। केंद्र ने भी किया जातिगत सर्वे, सार्वजनिक नहीं किया गया। 2024 पर इसका जोर रहेगा, वो साफ तौर पर इन तमाम बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।